हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका सोनी। तो कल हमने पढ़ा था ब्लड और आज हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त का रासायनिक संगठन। जो ब्लड होता है वो दो पार्ट यानी कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो ब्लड का 55% पार्ट कौन बनाता है, प्लाज्मा, और 45% भाग कौन बनाता है, कार्पल्स। अब कार्पल्स के अंदर क्या आती है, आरबीसी भी आती है, डब्ल्यूबीसी भी आती है और प्लेटलेट्स भी आती है। अब दो पार्ट हमने पढ़े थे, प्लाज्मा और कार्पल्स। कार्पल्स की बात हमने कर ली है। अब जो 55% पार्ट ब्लड का प्लाज्मा का बना होता है, उसमें से 55% में से 90% क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है, और 10% क्या होता है, सॉलिड होता है। अब सॉलिड भी निम्न तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी 10% सॉलिड के अंदर क्या क्या आता है, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट और अदर सब्सटेंस। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो कितनी परसेंट होती है, यानी सॉलिड का कितना परसेंट पार्ट बनाती है, 7% भाग बनाती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या आती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब देखिए एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों का निर्माण किसमें होता है, लीवर यानी यकृत के अंदर होता है। इनमें से जो एल्ब्यूमिन होती है वो ब्लड यानी रक्त के अंदर प्राशन दाब उत्पन्न करने का कार्य करती है, जबकि जो ग्लोब्यूलिन होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। अब नंबर 3 और 4 जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो दोनों होती है वो ब्लड क्लोटिंग यानी रुधिर का थक्का जमाने में क्या होती है, सहायक होती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़ लिया। नंबर 2 पार्ट कौन सा अपना, सॉलिड के अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट, जो कि प्लाज्मा का 1% पार्ट बनाते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर NaCl, CaPO4, FeCO3। अदर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है, यानी अदर सब्सटेंस कितना परसेंट होता है, 2%, जो कि सॉलिड का कितना परसेंट बनाएगा, 2% भाग बनाने का कार्य करता है। अब अदर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज भी आती है, एंटीजन भी आता है, एंटीबॉडी भी आता है, हार्मोन्स भी आते हैं और एंजाइम भी आते हैं। तो यहाँ तक हमारे केमिकल कंपोजिशन की, किसके केमिकल कंपोजिशन की, यानी रक्त के केमिकल कंपोजिशन की बात हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे हम कार्पल्स के बारे में। तो ब्लड का केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन हमने पढ़ लिया, और जिसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन थी वो भी हमने पढ़ ली। अब आगे बात करते हैं ब्लड कार्पल्स की। नंबर 1 कौन सी पढ़ी थी, प्लाज्मा प्रोटीन। अब नंबर 2 पढ़ेंगे ब्लड कार्पल्स। कार्पल्स ब्लड कार्पल्स के अंदर क्या थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हिंदी में प्लेटलेट्स इसे लिखा जाता है, प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले ब्लड कार्पल्स के अंदर बात करते हैं नंबर 1 आरबीसी की। आरबीसी जिसका उपनाम क्या है, यानी इसे अन्य किस नामों से पुकारा जाता है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का उपनाम क्या है, लाल रुधिर कणिका
या इरिथ्रोसाइट। हिंदी में भी क्या लिखेंगे? इरिथ्रोसाइट, और इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने। ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने। आरबीसी की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने। अब आगे देखिए कि आरबीसी का फॉर्मेशन यानी निर्माण किस में होता है। तो उपनाम और खोज की हमने बात कर ली है। तो आरबीसी के निर्माण की बात करेंगे तो एडल्ट यानी जो वयस्क होता है, एडल्ट जिसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? वयस्क। वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में। तो जो वयस्क होता है यानी जो वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और जो भ्रूण होता है यानी जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लीवर में। लीवर यानी यकृत में। इसके अलावा स्प्लीन, स्प्लीन, प्लीहा। तो यहाँ पे चल रही है आरबीसी के निर्माण की बात। तो एडल्ट के अंदर यानी वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। जबकि भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लीवर यानी यकृत के अंदर। स्प्लीन यानी प्लिया के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। अब देखिए आरबीसी का निर्माण तो हमने बता दिया। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलेंगे? किसको? आरबीसी के निर्माण की क्रिया। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस क्या बोलेंगे? सॉरी, इरिथ्रोपोइसिस क्या बोलेंगे इसे? यानी आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इसको हिंदी में भी क्या लिखेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस, या क्या बोल सकते हैं इसको? हीमोपोइसिस। पोइसिस क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोपोइसिस या एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं ब्लड कार्पल्स, और ब्लड कार्पल्स 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ना हमारे ये कौन है? कौन सी? अपनी आरबीसी। आरबीसी का उपनाम क्या है? लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने। अब आरबीसी का निर्माण है वो वयस्क के अंदर लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, और जो एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होता है उसके अंदर इसका निर्माण लीवर यानी यकृत के अंदर, कोमा स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर होता है। अब आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, जिसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहा जाता है। आगे बात करते हैं संख्या की। संख्या की किसकी बात करते हैं? संख्या की। मेल यानी नर, फीमेल यानी मादा। अब जो नर होता है उसमें आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन mm। जो फीमेल होती है उसके अंदर आरबीसी की जो संख्या होती है वो 45 से 50 लाख
प्रति घन mm। यानी आरबीसी की संख्या की बात चल रही है, तो मेल यानी नर के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति घन mm। और फीमेल यानी मादा के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 45 से 55 लाख, 45 से 55 लाख प्रति घन mm। अब बात करते हैं आरबीसी के जीवन काल की। आरबीसी के जीवन काल की, तो मनुष्य में आरबीसी का जो जीवन काल होता है मनुष्य में, आगे बात करते हैं आरबीसी के जीवन काल की। तो मनुष्य में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। मनुष्य के अंदर आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी के अंदर ध्यान से सुनिए कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके अलावा ऊंट, लांबा, जिराफ, मेंढक मेनली ये मानते हैं कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे एनिमल है जो कि क्या है? अपवाद है। जैसे ऊंट, लांबा, जिराफ और मेंढक, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसकी आकृति की, यानी आरबीसी की आकृति कैसी होती है। तो आरबीसी की जो आकृति होती है वो डंबलाकार या बाइकॉन्वेक्स मानी जाती है। बाइकॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? उभयोतल यानी इसकी आरबीसी की आकृति क्या होगी? डंबलाकार या बाइकॉन्वेक्स, जिसको हिंदी में बाइकॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? डंबलाकार। अब आरबीसी का जो जीवन काल मनुष्य में कितना माना जाता है? 120 दिन। यानी 120 दिन बाद जो आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है, यानी वो मर जाती है। मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा आरबीसी की मृत्यु होने के पश्चात स्प्लीन यानी प्लीहा की जो कोशिकाएं होती है, स्प्लीन यानी प्लीहा की कोशिकाएं होती है, उसके द्वारा इस मृत आरबीसी को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। ध्यान से सुनिए कि आरबीसी मृत होने के पश्चात स्प्लीन यानी प्लीहा की कोशिकाओं के द्वारा इसको क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। इसलिए स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या बोलेंगे? कब्रिस्तान या बुच्चड़खाना या शमशान घाट। ध्यान से सुनिए कि स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान या बुच्चड़खाना या शमशान घाट कहा जाता है। आगे बात करते हैं मुख्य घटक की। किसकी बात करते हैं? मुख्य घटक की। तो आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या है? एचबी यानी हीमोग्लोबिन। एचबी का मुख्य घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से देखिए, आरबीसी 64% भाग किसका बना है?
H2O, यानी इसमें 64% क्या है, H2O। 28% क्या है, Hb यानी हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर 64 यानी 64% क्या है, H2O। 28% क्या है, Hb यानी हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन भी, इसको क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोबिन। यानी जो हिम भाग होता है वो कितना परसेंट है, 4%, और ग्लोबिन है वो कितना है, 96%। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन। हिम क्या है, जिसको लोहा भी बोल सकते हैं, Fe डबल पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसे आयरन भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे बात चल रही है आरबीसी के मुख्य घटक की। तो आरबीसी का मुख्य घटक क्या होता है, Hb यानी हीमोग्लोबिन। अब जो आरबीसी होती है उसमें 64% क्या होता है, H2O, जबकि 28% क्या होता है, Hb यानी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन होता है वो खुद दो भाग से मिलकर बना होता है, हिम यानी हिम प्लस ग्लोबिन। हिम होता है वो कितना परसेंट होता है, 4%, जबकि ग्लोबिन होता है वो कितना परसेंट होता है, 96%। अब हिम को क्या बोल सकते हैं, लोहा या Fe डबल पॉजिटिव या आयरन भी बोला जा सकता है, जबकि ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन होती है। आगे बात करते हैं आरबीसी के साइज की। साइज यानी आकार। आगे किसकी बात करते हैं, आरबीसी के साइज की यानी आकार की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि सबसे बड़ी आरबीसी, एक तो थी सबसे बड़ी आरबीसी, आरबीसी, एक है सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी। अब सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो एम्फीयूमा, एम्फीयूमा में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, एम्फीयूमा में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी होती है वो मुस्क डियर, मुस्क डियर यानी कस्तूरी मृग में, कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण में। तो साइज की बात चल रही थी, तो सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, एम्फीयूमा में। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, कस्तूरी हिरण में। और स्तनधारियों के अंदर, अगर स्तनधारियों की बात की जाए तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो हाथी में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, ये तो नॉर्मली सब छोटी और बड़ी आरबीसी की बात हो रही थी। अगर स्तनधारियों में पूछ ली जाए कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो किसमें होगी, हाथी में। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होगी, हाथी में होती है। अब बात करते हैं रंग यानी आरबीसी के कलर की। जो एकल आरबीसी होती है यानी जो सिंगल आरबीसी होती है, उसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ध्यान से सुनिए कि आरबीसी के रंग की बात करें यानी कलर की बात करें, तो जो एकल आरबीसी होती है उसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। लेकिन आरबीसी समूह में होने के कारण, आरबीसी समूह में होने के कारण हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी झुंड में होती है तो ये बहुत सारी आरबीसी, मान लीजिए बहुत सारी आरबीसी है, सभी के अंदर क्या है, एचबी। इस आरबीसी के झुंड में होने के कारण प्लस इनमें प्रेजेंट एचबी के कारण इसका कलर क्या दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है।
यानी एकल आरबीसी होगी उसका कलर हल्का पीला होगा, लेकिन जब ये झुंड में होती है तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर कैसा दिखाई देता है, यानी रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब देखिए आरबीसी की संख्या का मापन, आरबीसी की ध्यान से सुनिए, संख्या का मापन, आरबीसी की संख्या का मापन, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी आरबीसी की संख्या का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। यदि आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। क्या बोलेंगे, एनीमिया। यदि आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। यदि आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसको पॉलीसाइथेमिया। यदि आरबीसी की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। आगे लास्ट एंड फाइनल, यानी आरबीसी के फंक्शन की बात करते हैं, आरबीसी के फंक्शन की बात करते हैं। तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, O2 और CO2 का परिवहन। आरबीसी का क्या कार्य होता है, O2 और CO2 का परिवहन। अब आपसे पूछा जाए कि आरबीसी के अंदर जो एचबी प्रेजेंट होता है, यानी एक मेल नर के अंदर, एक होती है फीमेल यानी मादा के अंदर, एक नर के अंदर एचबी की जो मात्रा होती है वो होती है 14 से 16 ग्राम। मेल के अंदर यानी नर के अंदर एचबी की मात्रा कितनी होती है, 16 से 14 ग्राम। जबकि जो फीमेल यानी जो मादा होती है उसके अंदर एचबी की जो मात्रा होती है वो 12 से 14 ग्राम होती है। कितनी होगी, 12 से। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का फंक्शन तो आपने बता दिया, O2 और CO2 का परिवहन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एचबी का क्या कार्य है, तो एचबी क्या करता है, एक बम्पर तंत्र का कार्य करता है, जिसके कारण आरबीसी की पीएच का क्या होता है, नियमन यानी नियंत्रण होता है। एचबी क्या करता है, एक बफर तंत्र के रूप में कार्य करता है, क्या करेगा, एचबी एक बम्पर तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण आरबीसी की जो पीएच है, आरबीसी की पीएच का नियमन या नियंत्रण होता है। ध्यान से सुनिए कि एचबी होता है वो एक बम्पर तंत्र के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, जिसके कारण जो आरबीसी होती है उसकी पीएच का क्या होता है, नियंत्रण या नियमन होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आपको रोजाना या लगातार मिलती रहे।